हाय एवरीवन। पिछले 2-3 दिनों से मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसके बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये है रविन्द्रनाथ टैगोर की एक बुक है गोरा। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि रविन्द्रनाथ टैगोर को मैं छोटे से ही जानता हूँ, सभी लोग जानते हैं। हमारे जो नेशनल एंथम के राइटर के तौर पे नोबेल लॉरिएट हैं, नोबेल प्राइज़ मिला है गीतांजलि पे उनको, फर्स्ट नोबेल लॉरिएट है हमारे देश के। तो बहुत कम लोग उनको पढ़ते हैं, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, उनकी किताबें कम लोग पढ़े रहते हैं। बस इतना ही जानते हैं कि जो हमारे राष्ट्रगान के रचयिता हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। फिर धीरे धीरे मैं बीच में अपने इस लाइफ के जर्नी में ये समझ पाया कि वो कभी आइंस्टाइन से मिले, कन्वर्सेशन हुआ, कभी वो गांधी से मिलते हैं तो कन्वर्सेशन करते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों से वो मिले हैं, उनके कन्वर्सेशन रहे हैं। बहुत और भी कई साइंटिस्ट हैं जिनसे उनका कन्वर्सेशन हुआ है उनका। तो हमें लगा कि उनको और भी पढ़ना चाहिए। तब हमें याद है कि गीतांजलि में लिया था और गार्डनर लिया था उनका, 2 किताबें पढ़ा था। तो हमें उस समय नेचर का ज्ञान कम था, लेकिन तो भी बहुत शानदार बुक है। हालांकि वो थोड़ा अप लेवल की है कि भाई थोड़े मैच्योर लोग ज़्यादा समझ पाएंगे, हम छोटे थे तो कम समझ पाए। लेकिन जब मैं ये गोरा पढ़ा तो मैं समझ पाया ज़्यादा करीब से रविन्द्रनाथ टैगोर को कि रियली में वो शख्स क्या थे। यदि मैं कहूँ कि किसी को भी जो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं मैं, कि जितने भी इंडियंस हैं, अब तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन हम लोगों का हो चुका है, बड़ा मुश्किल है अब अपने देश को संवारे रखना और संवारना, बनाए रखना, शांति बनाए रखना। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ की बात होती है तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पा रही लोगों को। ऐसी हालत में हम लोग को यूनाइट रहना, यूनियन के साथ में रहना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो रेलिवेंट इस समय और ज़्यादा हो गई है ये बुक, क्योंकि ये अच्छा ही पढ़ा क्यों, क्योंकि मैं देख रहा था कि बीच में ट्रेंड कर रही थी ट्विटर पे और कई जगह, जो पॉलिटिकली बहुत सारे यूथ इन्वॉल्व हैं और अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। वो किसी भी पार्टी के हों, किसी भी कास्ट के हों, क्रीड के हों, रिलीजन के हों, वो जो अंधभक्ति वाला जो दौर आया है उनको बचाने के लिए यही तरीका है कि बुक्स पढ़ी जानी चाहिए यूथ के द्वारा। तो गोरा तब मैं जब ट्रेंड कर रहा था तो मैं कई जगह सुना यूट्यूबर से या फिर पॉलिटिकल एनालिस्ट से कि गोरा पढ़ना चाहिए। मैं कहा लोग रिकमेंड कर रहे, इतने इंटेलेक्चुअल्स हैं तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। तो मैं ऐसे ही मंगाया और पढ़ना शुरू किया। जब पूरा पढ़ा तो लगा कि मैंने जितनी भी किताबें आज तक पढ़ी हैं, सबके जॉनर्स तो अलग अलग होते हैं कि भाई कोई लव स्टोरी है तो कोई हिस्टोरिकल है तो कोई बायोग्राफिकल है, लेकिन ये बुक बिल्कुल उनके लिए ज़रूरी है जो इंडियंस हैं, इंडियन कॉन्टिनेंट में, मतलब इस जोन में रहते हैं, इस देश में रहते हैं, बल्कि ये कहूँगा कि इस देश में रहते हैं ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये बुक आपको कई तरीके से समृद्ध करेगी। पढ़ते हुए बीच बीच में डायलॉग्स थोड़े लंबे लंबे हैं, आपको कहीं कहीं बोर कर सकती है। थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट कर सकते थे रविन्द्रनाथ टैगोर बिना गोरा के बारे में बताए हुए। एक्चुअली गोरा एक कैरेक्टर है, उसका नाम गौर मोहन है इसमें बुक में, लेकिन गौर मोहन को शॉर्ट में उसकी माँ और सभी लोग, उसके घर वाले और उसके दोस्त लोग उसे गोरा बोलते हैं। कुछ लोग गौर मोहन भी बोलते हैं, कुछ लोग गौर भी बोल रहे हैं। लेकिन वो शुरुआत में ही सस्पेंस नहीं रखे हैं, शुरू में ही बता दिए हैं कि कैसे वो एक मतलब उस परिवार का बेटा नहीं है, बल्कि एक यहूदी का बेटा है, इस टाइप का। शुरू में उन्होंने इस तरह की चीज़ें बता दी हैं। तो मैं अब इसमें नहीं जाना चाहता। ये है कि सस्पेंस नहीं रख सकते थे कि बाद में खुलासा होता, लेकिन वो सस्पेंस नहीं रखे हैं।
मैं वो बता दूं कि ये बुक पढ़ते हुए जिस तरह का कैरेक्टर हमको मिला, आनंदमयी का जो ममता है, परेश बाबू का जो मतलब बोलेंगे पितृत्व है, मतलब जो कहते हैं कि पिता का जो रोल है, ललिता, आप सुचरिता, ये जो बहनें हैं, जबकि ये खास बहनें नहीं हैं, मतलब सगी बहनें नहीं हैं। ये आनंदमयी का बेटा मतलब अपना बेटा नहीं है गौरमोहन, ये शुरू में बता दिए हैं। मैं कोई सस्पेंस को खुलासा नहीं कर रहा हूँ, शुरू में ही आपको पढ़ते हुए मिल जाएगा। लेकिन ये सस्पेंस न रख के बल्कि बता के भी इतनी शानदार बुक राइटिंग है ये कि गौरमोहन का कैरेक्टर, आनंदमयी का, ललिता का, सुचरिता का, विनय का कैरेक्टर इतना स्ट्रांग है, परेश बाबू का, मतलब आपको लगेगा ना, मैं कहूँगा कि हर पिता को इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि उसको परेश बाबू की तरह होना चाहिए। हर लड़की और हर औरत को इसलिए पढ़ना चाहिए कि उसकी ममता, माँ कैसी है। लोग देखो, ममता कोई कहता ना कि माँ की ममता तो क्या डिफाइन करना, वो तो होती ही है, वो तो इंस्टिंक्ट है। लेकिन एक होता ना जो एक केयरिंग एटीट्यूड, मतलब प्यार में भी माँ बच्चे को समझ नहीं पाती, कई बार गलतियाँ करती है, कई बार पूर्वाग्रह से ग्रसित होती है, वो अपना जो एक्सपीरियंस है उस तरीके से उसको ट्रीट करती है अपने बच्चों को। तो ये सही नहीं है, मतलब सीखना तो पड़ेगा माँ को भी, केयरिंग वाला कैरेक्टर सीखना होगा, किस तरह से उसको मोटिवेट रखें बच्चे को, वो सीखना होगा। ममता एक अलग चीज़ है, वो तो कहा जाता है कि बच्चा कितना भी खराब हो, कितना भी गंदा हो, कैसा भी कुकर्म किया हो, लेकिन माँ माँ होती है, उसके वो छोड़ नहीं पाती। ये एक दूसरी चीज़ है। कई बार हम लोग इसकी आड़ में हम इतना फ्रीडम भी दे देते हैं माँ को कि सब माएँ अच्छी हैं अपने बेटे के लिए, हमें लगता है ये सही नहीं है। तो हर माँ को पेरेंटिंग के नाम पे, फ्रीडम के नाम पे, स्पेस के नाम पे आनंदमयी से सीखने की ज़रूरत है। बहनें कितनी इंटेलेक्चुअल्स हो सकती हैं, उनके बीच में कितनी डायलॉग, कितना एक स्पेस और कितना फ्रीडम देने की ज़रूरत है, केयर करने की ज़रूरत है, वो ललिता और सुचरिता से आप सीख सकते हैं। छोटे बच्चे को कैसे ट्रीट किया जाता है, सतीश से सीख सकते हैं, वो छोटा सा बच्चा है इसमें। एक पिता का रोल क्या होना चाहिए, कितना फ्रीडम, कितना स्पेस देना चाहिए अपने बच्चे को, अपने परिवार को, और किस तरह से वो लड़ाई लड़ सकता है समाज से, गुट से, पॉलिटिकली, वो परेश बाबू से सीखना चाहिए। और गौरमोहन का जिसके नाम पे ये बुक है, वो तो मतलब विनय एक है, जिसकी माँ नहीं रही तो आनंदमयी, मतलब वही बोल रहा हूँ कि आनंदमयी को लोग, मैं तो कहूँगा कि हर माँ को आनंदमयी की तरह होना चाहिए। वो विनय के लिए भी, जो उनका बेटा नहीं है, गौरमोहन जो उनका बेटा नहीं है, दोनों को कैसे मानती है। एक माँ को तो ऐसा ही होना चाहिए इस मामले में। अपने बेटे के लिए तो सब माएँ करती ही हैं और अच्छा सोचती हैं, लेकिन माँ रियली में वो असल में माँ है। असल में माँ वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं सोचता हूँ कि ह्यूमन इंटेलिजेंस में ममता को इस तरह से मैं देखता हूँ कि वो फिर सबकी माँ की तरह बिहेव करे, समझे बच्चों को, केवल अपने बेटों को ही ममता की बात न करे, वो न समझे, न रहे वहीं तक लिमिट न करे। वो आनंदमयी से सीख सकते हैं। तो कुल मिलाकर विनय का कैरेक्टर इन सब का आप देखेंगे कि एक परिवार में रिश्तों का महत्व, अड़ोसी पड़ोसी, अलग अलग समाज के लोग कैसे लड़ते भिड़ते हैं, पॉलिटिकली कैसे लड़ाई भिड़ाई करते हैं, ब्राह्मणवाद को इसमें दिखाया गया है, जातिवाद को दिखाया गया है, छुआछूत को दिखाया गया है, बताया गया है, लिखा गया है। लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग डायलॉग्स हैं उसके कि अंत में जो कंक्लूड किए हैं, वो अभी तक मैंने, मतलब कंक्लूजन अमेजिंग है। मतलब मैं कहूँ कि राष्ट्रवाद को लेते हुए ब्राह्मणवाद को, छुआछूत को, संघीकरण को,
समाज को, मतलब कहते हैं ना, पंथ को लेते हुए जितने तरीके से, जितने अच्छी तरीके से इसमें लिखा गया है, भगवान को लेकर, मूर्ति पूजा को लेकर जितना अच्छा लिखा गया है, हमें नहीं लगता कि कोई लिखा होगा चाहे लिख पाएगा, बहुत करेगा इसके बराबर। इतनी अमेजिंग शानदार ये नॉवल है। तो हमको लगता है सबको पढ़ना चाहिए। और हमें पूरा विश्वास है कि जो अंधभक्ति में डूबे हुए लोग हैं, पॉलिटिकली, चाहे रिलीजन के तौर पे, कास्ट के तौर पे, वो सभी लोग बाहर आ जाएंगे। लेकिन आपको टाइम देके, बिटवीन द लाइन जो स्पेस होते हैं उस पर टाइम देके, कुकू एफएम और इस पे सुन के नहीं, बल्कि आपको पढ़ के, टाइम देते हुए, सोचते हुए जब आप पढ़ेंगे, आपको लगेगा आप फिर वो इंसान तो नहीं रहेंगे, चाहे किसी भी कास्ट के हों, रिलीजन के हों, नेशन के हों, आप किसी के भी बेटे हों, बेटियां हों। लेकिन जब आप एक बुक पढ़ेंगे रियली में, दिल से, तो हमें पूरा विश्वास है कि आप एक नया बदला हुआ आपका अवतार होगा, नया रूप होगा, और सामाजिक तौर पे और बौद्धिक स्तर पे इतने समृद्ध हो जाएंगे कि, और इतना रिस्पेक्ट, इतना आदर होगा रविन्द्रनाथ टैगोर को लेकर। मैं नहीं समझता कि किसी और बुक से शायद आपको मिलेगा। हालांकि फिर से मैं रिपीट कर दूं कि हर सारी बुक अच्छी होती है अलग अलग जॉनर में। इस जॉनर में बेस्ट कहूँगा, ओवरऑल कहना तो गलत होगा क्योंकि अलग अलग जॉनर के बुक्स को कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। लेकिन इस जॉनर के बुक में मेरी नज़र में मैं हज़ारों बुक्स पढ़ चुका हूँ, लेकिन बेस्ट है ये। तो आप लोग इस बुक को पढ़िए, और बौद्धिक स्तर पे और सामाजिक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे आप अपने देश को समझने की कोशिश करिए और आगे बढ़िए और उस अंधभक्ति से बाहर होइए। थैंक यू सो मच।